हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूं। आज के माइंड मैप के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को 30 मिनट्स में रिवाइज, यानी कि अगर आप ये रिवीजन करते हैं तो आपके बोर्ड्स में काफी अच्छे नंबर आने वाले हैं और नीट के अंदर भी। अब ये चैप्टर बेसिकली कुछ पार्ट्स में डिवाइजेज है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यार हेल्थ क्या है, हेल्थ के बाद बात करते हैं कि उसको इन्फेक्ट कौन कर रहा है, खराब कौन कर रहा है, दैट इज डिजीजेस। फिर हम लोग बात करते हैं उन चीजों की जो आपको डिजीज से बचा रहे हैं, यानी कि आपकी इम्यूनिटी। और फिर हम लोग बात करते हैं कुछ मेजर डिजीज के बारे में, जैसे कि एड्स, जैसे कि कैंसर। और फिर हम लोग बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो आपकी हेल्थ को बिगाड़ सकते हैं, जैसे कि ड्रग्स। तो इन सब चीजों के बारे में आज के सेशन में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। एंड अगर आप ये रिवीजन, आप ये 30 मिनट अच्छे से पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, सुन रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बस कान में हेडफोन लगाओ और ये पूरा सेशन सुनो। ये चैप्टर 110% आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। इट विल बी ऑन योर टिप्स। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यार हेल्थ क्या है। हेल्थ बेसिकली अगर मैं बोलूं कि यार अगर आप सोशली फिट है, मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है, अगर आप इन सब चीजों के एस्पेक्ट में फिट है तो आप एक हेल्दी पर्सन है। आपको खराब करने के लिए आती है डिजीज होती है दो टाइप की, एक होती है इन्फेक्शियस और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज वो होती है जो डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे अनइन्फेक्टेड पर्सन तक जा सकती है, यानी कि ट्रांसमिट हो सकती है, जैसे कि एड्स। और वहीं पर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो कि ट्रांसमिट नहीं हो सकती फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जैसे कि कैंसर। अब आपको इन डिजीज से बचाने के लिए आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी होती है आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी जो आपको बचाती है, जो आपके लिए फाइट करती है अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जिनको हम लोग पैथोजन बोलते हैं। अब जो इम्यूनिटी होती है बेटा जी, वो दो तरह की होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो आपको बाय बर्थ मिली है, आपके पास पहले से ही प्रेजेंट है, आपको कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। वो होती है आपकी नॉन स्पेसिफिक, प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ। अब ये इनेट इम्यूनिटी में आते हैं कुछ बैरियर्स, कुछ नहीं 4 बैरियर्स आते हैं, जैसे कि फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। फिजिकल बैरियर आपकी स्किन, म्यूकोसा, फिजियोलॉजिकल लाइजोजाइम, टीयर्स, पीएच एक्सेट्रा। सेलुलर बैरियर्स में आपके फैगोसिटिक, नॉन फैगोसिटिक सेल्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका पीएमएनएल हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया और मोनोसाइट्स हो गया। वहीं पर साइटोकाइन बैरियर्स में आते हैं आपके इंटरफेरॉन। अब ये इंटरफेरॉन क्या है? बेसिकली अगर एक ग्रुप ऑफ सेल है और उनमें से एक सेल को किसी वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है तो वो वायरस इन्फेक्टेड सेल रिलीज करता है इंटरफेरॉन, और ये इंटरफेरॉन ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग फैक्टर या प्रोटीन रिलीज करता है जो कि उसके नेबरिंग सेल को फिर वायरस से इन्फेक्ट करने के लिए बचाता है। यानी कि यहां पर खूब दोस्ताना चल रहा है, एक खराब हो गया लेकिन वो अपने आसपास के दोस्तों को बचा के रखता है। अब दूसरी इम्यूनिटी होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो आप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एक्वायर करते हैं। अब ये आपकी स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब होता है कि ये बहुत स्पेसिफिक है, अगर ये वाला पैथोजन आएगा तो मारने जाऊंगा, ये वाला पैथोजन आएगा तो वो मारने जाऊंगा, यानी कि भेदभाव करती है, ये पैथोजन स्पेसिफिक है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस इम्यूनिटी के पास मेमोरी है, दिमाग है। दिमाग यानी कि इसको पता है अगर कोई पैथोजन एक बार हमारी बॉडी के अंदर आ जाए और वो दोबारा आए तो इसको याद रहेगा। तो इसको पता भी होगा कि यार ये पहले आया था, इसको इस तरह से मारा गया था, तो इसको अब भी इस तरह से मारा जाएगा, यानी कि इसके पास मेमोरी है। दूसरी चीज, ये आपके बॉडी के सेल्स को और दूसरे के बॉडी के सेल्स को या किसी और सेल को डिफरेंशिएट करना जानती है, यानी कि इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। तीसरा है डाइवर्सिटी है। और ये जो आपकी इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी आपका रिस्पॉन्स देती है, आपके डिजीज के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देती है दो तरह से। एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, एक होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या है? जब कोई पैथोजन सबसे फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स देती है वो थोड़ा लेट देती है ना, थोड़ा लो इंटेंसिटी का देती है, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन कर रही होती है। उस तरह के रिस्पॉन्स को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। वहीं पर जो दूसरा रिस्पॉन्स है जो कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, यानी कि अब एक बार आपने उस पैथोजन को मार लिया है ना, मार गिराया आपकी इम्यूनिटी के सेल्स ने। अब आपने क्या किया है यार, अब ये पैथोजन दोबारा
दोबारा पिटने आया है, जब वो दोबारा पिटने आएगा तो क्या करोगे, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी उस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, आपकी इम्यूनिटी के पास मेमोरी सेल्स भी है, तो उसको याद आ जाएगा ये पैथोजन को पहले मारा हुआ है। अब जो रिस्पॉन्स आएगा वो एक बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स आएगा, हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स आएगा, और इस रिस्पॉन्स को हम लोग कहते हैं आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब होता क्या है, जब पैथोजन एनकाउंटर करता है सबसे पहले टाइम पर, फिर आपकी आईजीएम वाली एंटीबॉडी जाती है और लो इंटेंसिटी का इम्यून सिस्टम प्राइमरी रिस्पॉन्स देती है। अब क्या होता है, अब इसके बाद इफेक्टर बी सेल और टी सेल प्रोड्यूस होते हैं, मेमोरी सेल स्टोर हो जाते हैं स्प्लीन और लिम्फ पे, ताकि उसको बाद में जाके याद रहे कि यार ये पैथोजन पहले आया था। अब क्या होता है, जब पैथोजन दोबारा आता है तो बी और टी सेल्स डिवाइड होते हैं टू प्रोड्यूस बी इफेक्टर एंड टी सेल्स, और फिर वो देते हैं आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो कि आईजीजी एंटीबॉडी देती है मेजरली, और ये हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स देती है। यानी कि जो दोनों रिस्पॉन्सेज है उनको कौन टैकल कर रहा है, कौन टैकल कर रहा है, उनको टैकल करता है आपका बी और टी लिम्फोसाइट। अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये दो तरह की है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है और ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है। सेल इम्यूनिटी होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, इट इज कंट्रोल्ड बाय टी सेल्स। अब यहां पर आपके पास मान लो 4 तरह के सेल्स है, एक 4 का ग्रुप है, एक है टी किलर सेल्स, एक है टी हेल्पर सेल्स, एक है टी सप्रेसर सेल्स, और चौथा है आपका टी मेमोरी सेल्स। अब होता क्या है, जब पैथोजन एंटर करेगा तो आपका टी हेल्पर सेल टी किलर सेल की मदद करते हुए उस पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करेगा, यानी कि मारेगा। तो टी किलर सेल्स क्या करता है, मारता है टी सप्रेसर सेल्स। इस सारी चीजों के, इस वॉर जो चल रही है आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन के अगेंस्ट, उसके वजह से होने वाली सारे जो सिम्टम्स है उनको थोड़ा सा सप्रेस करता है, और ये सब कौन याद कर लेता है अपनी मेमोरी में, ये सब आपके टी मेमोरी सेल्स याद कर लेते हैं। अभी जो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को रिजेक्ट करने में सबसे आगे रहती है। दूसरी टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी, या फिर जिसको हम लोग एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, पैथोजन एंटर करता है, बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू प्लाज्मा सेल्स। अब ये जो प्लाज्मा सेल्स है वो एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं। अब जब एंटीबॉडी सिक्रीट होती है बेटा जी, तो ये जो एंटीबॉडी है इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इसके पास 2 हेवी चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है, इसलिए हम लोग इसके स्ट्रक्चर को H2L2 स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और ये वाई शेप्ड का होता है। अब इस एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोला जाता है, और दोनों चेन्स आपस में कनेक्टेड होती है थ्रू बॉन्ड्स, जिनको हम लोग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बोलते हैं। अब देखो, ये जो एंटीबॉडीज है बेटा जी, एंटीबॉडी में जो आपका लाइट चेन है उसके 2 पार्ट्स है, एक है कांस्टेंट वाला पार्ट और एक होता है ऊपर वाला वेरिएबल वाला पार्ट। और इसी तरह से हैवी चेन भी डिवाइडेड होती है 2 पार्ट्स में, एक कांस्टेंट वाले पार्ट में और एक वेरिएबल वाले पार्ट में। वेरिएबल वाला पार्ट वो पार्ट है जहां पर आके एंटीजन बाइंड करता है। अभी एंटीजन क्या है, एंटीजन बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स है जो आते हैं हमारी बॉडी में और इनिशिएट करते हैं एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन। अब जब एंटीबॉडीज बनती है तो ये एंटीबॉडीज बहुत सारे टाइप की है, एक है आईजीजी, एक है आईजीए, एक है आईजीएम, एक है आईजीई और एक है आईजीडी। टेंशन मत लो, याद रहेगा, सब कुछ याद रहेगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा जी आईजीजी की, तो ये 75% होती है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स मेजरली आपकी आईजीजी वाली करती है, स्टिमुलेट करती है फैगोसाइट को, न्यूट्रलाइज करती है टॉक्सिन्स को और न्यूट्रोफिल से बाइंड करती है, और ये वो एंटीबॉडी है जो आपके प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, ठीक है। और इस एंटीबॉडी के 2 पैराटोप्स होते हैं। वहीं पर फिर आती है आईजीए, 15% होती है, 4 पैराटोप होते हैं, और ये वो एंटीबॉडी है जो आपको कोलोस्ट्रम के अंदर मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट एंटीबॉडी है आईजीएम, 7 to 10% होती है, अर्ली एंटीबॉडी है, यानी कि सबसे पहले मारकाट करने यही एंटीबॉडी जाएगी और लार्जेस्ट है, और क्योंकि इसके पास काफी सारे पैराटोप्स होते हैं। अब वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं आईजीई की, बहुत कम प्रेजेंट होती है, लेस देन 1%, और ये मीडिएटर होती है इन एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शंस में मीडिएटर कौन सी है बेटा जी, ये आईजीई वाली ही है। फिर आती है आपकी आईजीडी जो कि लेस देन 1% है, और ये एक्टिवेट और सप्रेस करती है लिम्फोसाइट्स को, और इसके पास 2 पैराटोप्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके पास क्या है, सारी की सारी एंटीबॉडीज है, और इनका आपको पता होना चाहिए कि कौन कोलोस्ट्रम को क्रॉस कर रही है, कौन प्लेसेंटा को क्रॉस कर रही है, कौन सबसे पहली एंटीबॉडी है, कौन यानी कि सबसे पुरानी एंटीबॉडी
एंटीबॉडी है और कौन सबसे पहले मारकाट करने सबसे पहले जाएंगी। ठीक है, अब यार देखो नॉर्मल सी चीज है, अब हमारी इम्यूनिटी जो है वो फर्दर और एक्टिव और पैसिव में डिवाइडेड है। एक्टिव भी फर्दर डिवाइडेड होती है नेचुरल और आर्टिफिशियल में, और पैसिव भी फर्दर डिवाइडेड होती है नेचुरल और पैसिव में। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग एक्टिव की बात करते हैं तो ये इम्यूनिटी होती है लॉन्ग लास्टिंग। कैसे? एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है कि पैथोजन जब आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बना रही है। जब आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन कर रही है, उस तरह की इम्यूनिटी को हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। अब ये एक्टिव इम्यूनिटी भी दो तरह की है, एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। नेचुरल होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर खुद से पैथोजन आया और आपकी बॉडी ने खुद से एंटीबॉडीज बनाई। आर्टिफिशियल है जब आपकी बॉडी के अंदर जबरदस्ती पैथोजन डाला गया, जो कि वैक्सीनेशन के टाइम पे हम लोग डालते हैं, वीकेंड पैथोजन डालते हैं, एटेन्यूएटेड पैथोजन डालते हैं, इनएक्टिवेटेड पैथोजन डालते हैं। जब इस तरह से पैथोजन आपकी बॉडी में जबरदस्ती डाला जाता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब आपकी बॉडी एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करती है, तो ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है, जैसे कि वैक्सीन। अब आ जाती है पैसिव इम्यूनिटी। ये वो इम्यूनिटी है जहां पर आपको एंटीबॉडीज बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बनी बनाई एंटीबॉडीज मिल रही हैं। अब ये भी दो तरह के हैं, एक नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल कैसे? कोलोस्ट्रम का केस याद है? मदर होती है, मदर अपनी बॉडी के अंदर खुद एंटीबॉडीज बनाती है, लेकिन वो अपने बच्चे को थ्रू कोलोस्ट्रम एंटीबॉडीज भेज देती है। अब जब वो एंटीबॉडीज भेज रही है, क्या बच्चे ने मेहनत करी एंटीबॉडी बनाने के लिए? नहीं करी। अब जब बच्चे ने मेहनत नहीं करी है एंटीबॉडी बनाने के लिए, लेकिन उसके पास एंटीबॉडी है, तो ये आपकी पैसिव इम्यूनिटी हो गई। और क्योंकि मदर ने एंटीबॉडी खुद अपनी बॉडी में बनाई थी, तो ये नेचुरल पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी हो गई। आर्टिफिशियल क्या होगी? आर्टिफिशियल होगी जो मार्केट से आप दवाइयां ले लेते हैं, विनोम, एंटी विनोम, स्नेक विनोम वाला जो चीज है, ये सारी जो बनी बनाई आप एंटीबॉडीज अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, दैट आर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब बात कर लेते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या है? मान लो कि यहां पर मेरा कोई पोर्शन है जो कट गया है ना। मान लो कि हार्ट का रिप्लेसमेंट होना है, किडनी का रिप्लेसमेंट होना है, तो जब हम लोग किसी और की किडनी अपनी बॉडी के अंदर लगा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टिंग, या इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। अब बात यह है, जो ऑर्गन हम लोग एक पर्सन की बॉडी से दूसरे पर्सन की बॉडी में लगा रहे हैं, उसको हम लोग बोला जाता है ग्राफ्ट। उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं ग्राफ्ट। अब जब हमारी बॉडी को बाहर का एक सेल भी मंजूर नहीं है हमारे अंदर, ये पूरा का पूरा ऑर्गन कैसे मानेगी? तो उस समय पे आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस किया जाता है। सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है। जब आप लोग ब्लड ग्रुप मैच कर लेते हैं, उसके बाद आपके एमएचसी फैक्टर्स मैच किए जाते हैं। एमएचसी फैक्टर मैच करने के बाद आपको इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स दिए जाते हैं, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन हो गया, जैसे कि कॉर्टिसोल हो गया, जिससे आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है। और जब आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, यानी कि वो अब किसी ऑर्गन को अफेक्ट नहीं कर सकता, किसी ऑर्गन को रिजेक्ट नहीं कर सकता, उस समय आपकी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करी जाती है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपकी बॉडी की ताकत फिर से जगती है, जैसे कि आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपके ऑर्गन्स को, ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन क्या बोला था मैंने? जब आपकी बॉडी में इनएक्टिवेटेड पैथोजन, वीकेंड पैथोजन डाला जाता है, आपकी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, और जब सच में रियल पैथोजन आएगा, ये तो इनएक्टिवेटेड था लेकिन आपकी बॉडी से काम करवा लिया गया, आपकी बॉडी से एंटीबॉडी बनवा ली गई। अब जब सोचो कभी अगर वो एक्चुअल पैथोजन आ गया, तो आपकी बॉडी के पास ऑलरेडी उसके खिलाफ बहुत सारी एंटीबॉडीज बनी हुई है जो उस पैथोजन को मार देंगी, यानी कि भव्य स्वागत किया जाएगा आपकी एंटीबॉडीज का। अब बात यह है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है एडवर्ड जेनर, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई। फर्स्ट ट्रू वैक्सीन बनाई थी लुइस पैस्चर जी ने। वॉन बेरिंग ने पैसिव इम्यूनिटी की हेल्प को यूज करके, पैसिव इम्यूनिटी को यूज करके डिप्थेरा की वैक्सीन बनाई। अब ऐसी भी वैक्सीन है जो जिसको हमने बनाया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके, और ये वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी की। और ये जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, इसको बनाने के लिए हमने ईस्ट का यूज करा है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया है। अब ये हमने पढ़ लिया यार इम्यूनिटी क्या है। इम्यून सिस्टम बन क्या, हमारी बॉडी में है कहां इम्यून सिस्टम, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है,
है, ये मैंने बता दिया। लेकिन है कहां, तो हम लोग, मैं बताती हूं आपको, इम्यून सिस्टम में आते हैं आपके लिम्फॉइड ऑर्गन, जहां पर आपके ओरिजिन होती है, मैच्योरेशन होती है, प्रोलिफरेशन होती है किसकी, लिम्फोसाइट की। अब ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स डिवाइडेड होती है दो में, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आ जाता है आपका बोन मैरो और थाइमस। बी और टी सेल्स दोनों बोन मैरो में ओरिजिनेट करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, लेकिन मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स होती है थाइमस में, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जहां पर स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस आते हैं। फिर आ जाता है लिम्फॉइड टिश्यू, जिसमें आपको म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू आपको याद करना है, क्योंकि 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू में आपको माल्ट ही मिलने वाला है। ठीक है, ये आपका पूरा इम्यूनिटी का क्या है, कैसे है, वो हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स। अब इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर से के टाइम पर हमारे पास सबसे पहले है एलर्जीज। एलर्जीज क्या है, जब आपकी बॉडी को इतना सा रिस्पांस देना था, जब आपकी बॉडी को किसी पैथोजन के अगेंस्ट इतना सा रिस्पांस देना था, लेकिन आपकी बॉडी इतना बड़ा रिस्पांस दे देती है, यानी कि एग्जैजरेटेड रिस्पांस देती है, उसको हम लोग कहते हैं एलर्जीज। इसमें आपको याद होगा आईजीई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, वो मीडिएट करती हैं, और ये एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन, सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल्स। अब इनको अगर हमें एलर्जीज को कम करना है तो यहां पर आपको उस इंसान को एड्रेनलिन देना पड़ेगा, स्टेरॉइड्स देना पड़ेगा, एंटीहिस्टामिन देना पड़ेगा, यानी कि ये तीनों चीज आपकी ट्रीटमेंट है किसकी, एलर्जीज की। ठीक है, अब कुछ और इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है, जैसे कि ब्रोंकियल आस्थमा, हे फीवर जो कि पोलन ग्रेन्स की वजह से होता है, और एनाफाइलेक्टिक शॉक जो कि एलर्जन इसमें वैसोडाइलेशन कॉज कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है, फ्लूइड लीक होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाता है। फिर आते हैं आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ऑटो इम्यून क्या है, बेसिकली ऑटो इम्यूनिटी है जब आपकी बॉडी के पास क्या कैपेसिटी थी कि वो अपने और पराये सेल्स में डिफरेंशिएट कर पा रहे थे। लेकिन बेटा जी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के केस में आपके बॉडी के सेल्स आपके ही बॉडी के सेल्स को पहचान नहीं पाते हैं, यानी कि यहां पर वो डिफरेंशिएट करना भूल जाते हैं। उनको पता नहीं होता कि किस तरह से डिफरेंशिएट करा जाए बिटवीन बाहर वाले एंड अपने, तो अपने और परायों के बीच का अंतर भूल जाते हैं और अपने ही बॉडी के सेल्स को खराब करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और इसी को हम लोग ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें आ जाता है आपका मायस्थीनिया ग्रेविस, पर्नीशियस एनीमिया, हाशिमोटो डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं आपके ऑटो इम्यूनिटी के, जहां पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस यहीं पर आपको इसी चैप्टर में दे रखा है, और बाकी सारी डिजीज आप किसी ना किसी चैप्टर में क्लास 11 में पढ़ते हैं, बट फॉर यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा जी आपकी कॉमन हेल्थ डिजीज। कॉमन हेल्थ डिजीज में सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज आती है, यानी कि वो डिजीजेस जो कॉज हो रही है ड्यू टू बैक्टीरिया, जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है टाइफॉइड। टाइफॉइड कॉज करता है कौन, सैल्मोनेला टाइफाई, और ये एंटर करता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इसके अंदर हाई फीवर आता है, वीकनेस आता है, कॉन्स्टिपेशन आता है, स्टमक पेन आता है, और इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास विडाल टेस्ट होता है, और इसको फैलाने वाली पहला ट्रांसमिशन कौन करा था बेटा, मैरी मेलन जी ने करा था, जो कि एक रेस्टोरेंट का चलाती थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी निमोनिया। निमोनिया कॉज करता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये ट्रांसमिट होता है बाय एरोसोल इन्फेक्शन, और ये आपकी एल्वेलाई को इन्फेक्ट करता है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, और आपकी एल्वेलाई को फ्लूइड फिल्ड बना देता है, जिसके वजह से आपको हाई फीवर आता है, विचल्स, और बहुत ज्यादा खराब केसेस में आपके नेल्स है ना, आपके फिंगर्स, ये सब कुछ क्या होती है बेटा जी आपकी ब्लूइश कलर की हो जाती है। उसके अलावा कुछ और कॉमन हेल्थ डिजीज में आता है डिसेंट्री, जो कॉज कर रहा है शिजेला डिसेंट्री, प्लेग जो कॉज कर रहा है यर्सीनिया पेस्टिस, डिप्थेरा, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया कॉज कर रहा है, टिटनेस, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई कॉज करता है, जिसको हम लोग लॉक जॉ भी बोलते हैं। फिर आती है आपकी वायरल डिजीज, जिसमें आपका कॉमन कोल्ड है, हेपेटाइटिस बी है। कॉमन कोल्ड कॉज करने वाले वायरसेस को हम लोग राइनो वायरसेस करते हैं, और याद रखिएगा
कॉमन कोल्ड आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही इंफेक्ट करता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को खराब नहीं करता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी कॉज करता है एचबीवी वायरस, ये आपके लिवर को डैमेज करता है और जॉन्डिस भी करता है। अब और वायरल डिजीज के नाम पूछ लिए अगर आपसे एग्जामिनर ने, तो आप क्या लिखोगे? पोलियो लिखोगे, इन्फ्लुएंजा लिखोगे, मम्स लिखोगे, रेबीज लिखोगे, सार्स लिखोगे और चिकन पॉक्स लिखोगे। नेक्स्ट आती है हेलमिंथिक डिजीज, यानी कि वो डिजीज जो वॉर्म्स कॉज कर रहे हैं। पहली है स्कैरियोसिस, कौन कॉज कर रहा है? स्कैरिस कॉज कर रहा है। इसमें इंटेस्टाइन में आके बैठ जाता है, जिसके वजह से ब्लीडिंग करता है, मस्कुलर पेन देता है, फीवर करता है और कभी कभी क्योंकि ब्लड लॉस होता है तो अनेमिया भी कॉज हो जाता है। नेक्स्ट है एलिफेंटियासिस, जो कॉज कर रहा है वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, वुचेरिया मलाई। वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई और मलाई क्या करते हैं? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कर देते हैं ऑफ लोअर लिम्स, जिसके वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कर जाते हैं? स्वेल हो जाते हैं। और इस डिजीज को इसलिए हम लोग हाथी पांव कहते हैं, क्योंकि बेटा जी आपका जो पैर है, जो लोअर लिम्स है, वो पूरा हाथी की तरह से फूल जाता है, क्योंकि लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग्स आ जाती है। ठीक है, और इसको कौन कैरी करता है? फीमेल क्यूलेक्स कैरी करती है। कौन कैरी करता है बेटा जी? इसको फीमेल क्यूलेक्स कैरी करती है। फिर आ जाती है आपकी फंगल डिजीज, जिसमें आपका रिंगवॉर्म है। कौन कॉज करता है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। क्या सिम्टम्स है? ड्राई स्केली लीजन ऑन स्किन, नेल्स, स्कैल्प, और इसके अलावा इंटेंस इचिंग होती है। एक इंसान को कैसे ट्रांसमिट होता है? अगर किसी इंसान को फंगल डिजीज हो रखी है, उसका कोम, उसकी टावल, उसका हैंकी अगर आप यूज कर लेते हो तो आपको भी ये डिजीज फैल सकती है। नेक्स्ट है प्रोटोजोन डिजीज, जिसमें है अमीबियासिस। कौन कॉज कर रहा है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। इट इज पैरासाइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, ब्लड क्लॉट्स सिम्टम्स है। और कैरियर कौन है? कैरियर इज दी हाउस फ्लाई, है ना, मक्खी इज दी कैरियर। ठीक है, अब नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया कौन कॉज कर रहा है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, फ्लासीपैरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज दी मोस्ट फेटल प्लाज्मोडियम। अब ये जो मलेरिया है, ये जो प्लाज्मोडियम है, वो डाइजेनेटिक है, यानी कि इसको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत होती है। एक होता है ह्यूमन और दूसरा होता है फीमेल एनाफिलीज। अब क्या होता है? अब मानो कि एक मच्छर, है ना, फीमेल एनाफिलीज किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड चूस के एक अनइन्फेक्टेड पर्सन के काट देती है। अब जैसे ही वो काटती है तो वो रिलीज करती है स्पोरोजॉइड। स्पोरोजॉइड लिवर तक पहुंचते हैं, वहां पर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर लिवर सेल्स, हिपैटोसाइट्स फट जाते हैं और जिसके वजह से ये स्पोरोजॉइड्स आपके ब्लड तक, आरबीसी तक पहुंच जाते हैं। आरबीसी में जाके भी ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे ही आरबीसी फटते हैं, आरबीसी पर एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोजोइन, जिसके वजह से फीवर आता है, चिल्स आती है और 3 to 7 डेज तक ये फीवर चलता है। और साथ की साथ मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स भी रिलीज करते हैं। अब क्या होगा? मेल और फीमेल गैमेटोसाइट आपको याद करना है, ह्यूमन बॉडी के अंदर फर्टिलाइज नहीं करते हैं। अब कोई फीमेल एनाफिलीज आएगी, वो इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगी और अपने अंदर मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स ले लेगी। अब फीमेल एनाफिलीज की गट में जाके फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वहां पर फॉर्मेशन हो जाएगी स्पोरोजॉइड की और ये स्पोरोजॉइड जाके स्टोर हो जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड के अंदर और इस तरह से ये पूरी साइकिल चलती रहेगी। इसके अलावा हमारे पास है डेंगू फीवर। कौन कॉज करता है? फ्लैवी वायरसेस और एडिस इजिप्टाई इसकी कैरियर होती है और ये एक अर्बो वायरस है। तो क्योंकि इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है। ये कैसे कॉज होता है? ये उन मच्छरों से ट्रांसमिट होता है जो कि क्लीन वाटर में रहते हैं। डेंगू का इंक्यूबेशन पीरियड इज 3 to 8 डेज। इसमें हाई फीवर आते हैं 2 से 7 दिन तक, हेडेक होता है, आई पेन होता है, नोजिया हो जाता है, जॉइंट पेन हो जाता है, आपकी प्लेटलेट्स कम हो जाती है और जब प्लेटलेट्स कम होती है तो नोज ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं और इसके लिए ब्लड टेस्ट करा जाता है फॉर डायग्नोसिस और इसके लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। फिर आ जाता है आपका चिकनगुनिया। इट इज कॉज्ड बाय चिकनगुनिया वायरस, जो कि जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। एडिस इजिप्टाई इसकी भी कैरियर है और सीवियर जॉइंट पेन होता है, इसमें कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, फीवर हो जाता है, हैमरेज होता है। इंक्यूबेशन 3 to 7 डेज का होता है और ट्रीटमेंट के लिए एनाल्जेसिक्स का यूज होता है। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है बेटा अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि एड्स की बात कर लेते हैं। इट इज कॉज्ड बाय एचआईवी वायरस, और इसको हम लोग स्लिम डिजीज भी कहते हैं, और इसके बहुत सारे नाम हैं, HCLV 3, HTLV 3, HIV1, HIV2। अब स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होते हैं और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स में आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीज, यानी कि आपको खराब करने के लिए, एक इंसान की बॉडी को खराब करने के लिए पूरा तामझाम ये अपने साथ लेके चलता है। ठीक है, अब इसकी जो वायरस का जो कोट होता है वो 2 प्रोटीन कोट से बना होता है, जिसके पास ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे मैक्रोफेज से जाके बाइंड कर देते हैं। इसलिए हमारे मैक्रोफेज में एचआईवी वायरस बहुत ज्यादा ग्रो करता है और इसे हम लोग फैक्ट्री बोलते हैं, है ना। मैक्रोफेज को हम लोग बोलते हैं एचआईवी वायरस की फैक्ट्री और टीएच सेल्स। अब ये क्या करता है, जाके हमारी बॉडी के अंदर आएगा, हमारी बॉडी के अंदर के आने के बाद बेटा जी ये आपके मैक्रोफेज के पास जाएगा, उसका दोस्त बनेगा और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता जाएगा, आपके टी हेल्पर सेल्स को, टी सेल्स को बहुत कम करता जाएगा, जिसके वजह से अब क्या होगा, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाएगी, अब कोई भी ऐरा गहरा नत्थु कहरा वायरस आके, आपके वायरस बैक्टीरिया कुछ भी आके आपकी इम्यूनिटी को, आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है। अब अगर मैं बात करूं कि ट्रांसमिशन होता है थ्रू सेक्सुअल रूट, पेरेंटल रूट और बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू। इन्वेस्टिगेशन के लिए एलाइजा यूज करते हैं, जिसमें हम लोग, एलाइजा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे यहां पर हम लोग यूज करते हैं मेजरली एल्कलाइन फॉस्फेट और पेरोक्सीडेज। कंफर्मेशन के लिए हम लोग वेस्टर्न ब्लॉट का यूज करते हैं। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ आपका एचआईवी वायरस। होता क्या है, वायरस एंटर करता है होस्ट बॉडी के अंदर, फिर वो मैक्रोफेज के पास जाता है, उससे अपनी दोस्ती बनाता है, आरएनए जीनोम रेप्लिकेट करता है टू फॉर्म डीएनए, आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो ये अपने साथ लेके आया था खुद, है ना, आपको देने की जरूरत नहीं है, ये अपने साथ लेके चलता है सब कुछ। फिर वायरल डीएनए कन्वर्ट आता है, होस्ट सेल के डीएनए के अंदर जाके मिल जाता है, बहुत सारा वायरस प्रोड्यूस करता है, ब्लड के अंदर रिलीज कर देता है, टी लिम्फोसाइट कम करता है और आपको इम्यूनो डेफिशिएंट बना देता है। और सबसे बड़ी बात यह है, 5 से 10 साल तक आपको इसके फेजेस का, आपको इसके सिम्टम्स दिखाई भी नहीं देते हैं, और जब दिखाई देते हैं तो स्वॉलन लिम्फ नोड, फीवर, डायरिया, वेट लॉस, काफ, टी लिम्फोसाइट काउंट डिक्रीज हो जाता है, ये सारे इसके सिम्टम्स में आते हैं। फिर है बेटा जी आपका कैंसर। कैंसर क्या है, जब आपके सेल्स जिनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा गया है, जिनके पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है, जब वो सेल्स कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को छोड़ देते हैं, दफा कर देते हैं और अनकंट्रोलेबली, अब नॉर्मली बहुत ज्यादा एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन करते हैं, यानी कि डिवाइड होते रहते, रुकते ही नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं कैंसर, और इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं ट्यूमर सेल्स। और कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर यार डिफरेंशिएशन, सेल ग्रोथ बहुत कंट्रोल्ड प्रोसेस है, हमारी बॉडी के अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है, और जो सेल्स ये प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं वो कहीं ना कहीं कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमारे पास ट्यूमर 2 तरह के हैं, एक बिनाइन ट्यूमर है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। बिनाइन ट्यूमर वो है जो एक ही कन्फाइंड जगह पे रहेगा, यानी कि अगर यहां है यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, इसी पार्ट को खराब करेगा। लेकिन दूसरा वाला ट्यूमर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, उसको घूमने फिरने का बहुत शौक है, वो अगर यहां है तो वो यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, सब जगह जाके खराब करता है, और इसी प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस बोला जाता है, और ये मोस्ट फेटल ट्यूमर होता है। कैंसर कितने तरह के होते हैं बेटा, हमारे पास कार्सिनोमास है, जैसे कि ब्रेन कैंसर, गैस्ट्रिक, ओरल, लंग, ये एपिथेलियल टिश्यू खराब करते हैं। फिर हमारे पास सार्कोमास है जो कि आपकी मीजोडर्म को खराब करते हैं, और फिर हमारे पास ल्यूकेमिया है और लिम्फोमास है जो कि हमारे हीमोपोएटिक सेल्स को खराब करते हैं। ठीक है, अब कैंसर कॉज कौन करता है, कार्सिनोजेंस, रेडिएशन, जैसे कि आपका एक्सरे हो गया, ये आपका यूवी रेडिएशन हो गया, ये कॉज करते हैं, और ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर कैंसर लेके आते हैं। कैंसर डिटेक्शन और डायग्नोसिस के लिए हमें ब्लड एग्जामिनेशन करना है, अगर WBC की काउंट बहुत ज्यादा आ रही है तो कैंसर हो सकता है। बायोप्सी, टिश्यू को कट करके उसको देखते हैं, एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI की मदद से भी हम लोग कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, उनकी 3D इमेज देखते हैं इससे, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की हेल्प से भी हम लोग कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करी जाए तो सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये चारों तरह के ट्रीटमेंट यूज होते हैं फॉर कैंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। ड्रग्स आपके 3 तरह के यहां पर बताए गए हैं। पहला है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स क्या है, बेसिकली मॉर्फिन और हेरोइन एक्सेट्रा,
अब इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। अब जो हेरोइन है, जिसको हम लोग कॉमनली स्मैक भी बोलते हैं, ये केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन होती है, व्हाइट ओडोरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होती है, और ये ऑब्टेन होते हैं बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन की को एसिटाइल करके हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, हेरोइन प्रोड्यूस करते हैं। अब ये मॉर्फिन कहां से आ रही है बेटा? मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट होती है फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, जिसको हम लोग पेपेवर सोमनिफेरम भी बोलते हैं। अब ये मॉर्फिन, ये हेरोइन कैसे लिया जाता है? लिया जाता है थ्रू स्नॉटिंग या फिर इंजेक्शन की मदद से। और जो हेरोइन है वो डिप्रेसेंट, स्लो डिप्रेसेंट है, बॉडी फंक्शनिंग को बहुत स्लो कर देगा, है ना। कौन? हेरोइन। मॉर्फिन क्या करता है? सेडेटिव है, पेन किलर है, जब सर्जरीज होती है उसके बाद या उसके टाइम दिया जाता है। नेक्स्ट आपके है ड्रग्स, कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सीधे आपके ब्रेन में, और ये ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा। अब सिर्फ इन्फ्लोरेसेंस से नहीं, अगर हम लोग इसका फ्लावर का यूज करेंगे, इसके लीव्स का, इसके रेजिन का, तो हम लोग बहुत सारे कैनाबिनॉइड्स बना सकते हैं। लेकिन आपको घर में ये सब नहीं बनाना है ना। ये वही चीज है कि बॉम्ब बनाना पढ़ा रही हूं लेकिन बनाना नहीं है, तो ड्रग्स बनाना पढ़ा रही हूं तो बनाना नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैरिजुआना हो गया, हशीश हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, एंड दे आर टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन, और ये आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कोका एल्कोलाइड। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम। कोका इंटरफेयर करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि है डोपामीन। आपके ये क्या करते हैं ना, कोका एल्कोलाइड्स, कोकेन, जो क्या करता है बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी डाल देता है, एक्शन ऑफ सीएनएस को इंक्रीज कर देता है, हैलुसिनेशन कॉज करता है, यूफोरिया देता है, यानी कि सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ बढ़िया लगता है ना। इसके अलावा कुछ और हैलुसिनेजन ड्रग्स होते हैं जैसे कि एट्रोपा बेलोडोमा और दतूरा। अब इसके अलावा एनसीईआरटी बारबिट्रेट्स, एम्फिटामिन्स, बेंजोडाइजफीन की बात करते हैं, जो कि डिप्रेशन और इंसोम्निया के टाइम पर लिए जाते हैं। एंड दिस इज वेयर वी कंप्लीट द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, इसके बाद अल्कोहल वाला पोर्शन है जहां पर आपको विड्रॉल सिंड्रोम के बारे में पता चलता है। देखो, जो इंसान बहुत रेगुलर केस में अल्कोहल लेता है और उसको एकदम से अल्कोहल देने बंद हो जाए तो उसको विड्रॉल सिंड्रोम्स होते हैं। विड्रॉल सिंड्रोम में एंजाइटी, नोशिया, ये सारी चीजें आती हैं। अब मान लो कि धीरे धीरे जो हमारे बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं ना अल्कोहल के, उनके अंदर की कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है। यानी कि अगर पहले एक इंसान का काम एक पैग में चल रहा था, अब वही इंसान है जिसको 3 पैग के टाइम पर ही वो सेट हो रहा है ना। यानी कि धीरे धीरे रिसेप्टर्स की जो रेजिस्टिविटी पावर है वो बढ़ती जाती है, इस वजह से कैपेसिटी बढ़ती जाती है। और ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो ये सबसे दूर रहना है। एंड आई होप ये चैप्टर आपको समझ आ गया हो, रिवाइज आ गया हो। और अगर आपको इसके किसी भी टॉपिक में डाउट है तो वन शॉट ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, जाके आप देख लीजिए। एंड फॉर नोट्स आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा एनसीईआरटी नीट अड्डा का टेलीग्राम चैनल, और अगर आप वो ज्वाइन करते हैं तो आपको इसके सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू एंड बाय बाय टिल देन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारा बेस्ट कंटेंट आपको यही मिलने वाला है।